हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नवनीत असाइनमेंट कक्षा 9 राइट विषय सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 8 का सेक्शन बी के प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? पहला हमारा प्रश्न है, एकीकृत न्याय तंत्र अर्थात क्या। इसका आंसर आपके सामने है। एकीकृत न्याय तंत्र किसे बोलते हैं? एक ऐसी न्यायपालिका प्रणाली जिसमें भारत के सभी निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी न्यायालय आपस में जुड़े होते हैं और एक पदानुक्रमित संरचना में काम करते हैं, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। अर्थात एकीकृत न्याय तंत्र का मतलब है एक ऐसी न्यायपालिका प्रणाली जिसमें भारत के सभी निचले कोर्ट से लेकर मीडियम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सब किसी एक के अंडर में काम करते हो, किसी एक के नीति नियमों को मानते हो, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय हो, वही हमारी एकीकृत न्याय तंत्र है। इस प्रणाली में एक केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय, फिर उसके अधीनस्थ अदालतें होती हैं जो एकीकृत ढांचे में काम करती है। यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं उच्च मतलब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे हाई कोर्ट जिसे बोलते हैं उच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे भी छोटे छोटे कोर्ट जिसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। एक प्रकार से एक धागे की रचना बनी है, इसके अंतर्गत काम होता है। इसी को बोलते हैं एकीकृत न्याय तंत्र। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजकीय समानता अधूरी है। जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगा तब तक राजकीय असमानता तो नहीं होगा। ओके, चलो आंसर जानते हैं। देखो, सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राज्य में राजनीतिक समानता केवल कागजी रह जाती। जब तक समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी ना, तो राज्य में कोई भी समाज में कोई भी राजनीतिक समानता नहीं होगी, एक केवल कागज के रूप में रहेगी। क्योंकि गरीब और सामाजिक रूप से वंचित लोग अपने राजनीतिक अधिकार जैसे कि मतदान करने का अधिकार या अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। जब तक व्यक्ति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, व्यक्ति आर्थिक रूप से सही नहीं रहेगा, पूरी तरह से वंचित रहेगा, गरीब रहेगा, तो वह व्यक्ति अपने मतदान का अधिकार सही ढंग से नहीं करेगा, अपना राय सही ढंग से व्यक्त नहीं करेगा। आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से बराबरी वाले नागरिकों के पास ही राजनीतिक प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने और अपनी आवाज उठाने में वास्तविक क्षमता होती है। इसीलिए एक वास्तविक और प्रभावी समानता का स्थापना करना है तो समाज के सभी वर्गों को एक समान अवसर मिलना चाहिए, सभी वर्गों को एक समान संसाधन मिलना चाहिए, सभी वर्गों को एक समान सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। जब ऐसा होगा तो भारत देश का हर एक गरीब आगे आएगा और वह अपने मतदान का सही ढंग से उपयोग करेगा और अपना राय भी सही ढंग से व्यक्त करेगा। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से जब तक देश में लोगों को सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलेगी तब तक राज्य की समानता नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल कह सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, उसके बाद भारत यह बिन सांप्रदायिक राज्य है, कारण बताओ। भारत एक बिन सांप्रदायिक राज्य है, इसका कारण बताओ। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिन सांप्रदायिक का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि संविधान सभी धर्मों को समान और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अर्थात हमारे देश का संविधान सभी धर्मों को एक समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म नहीं मानना है और नागरिकों को बिना किसी भेदभाव अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। किसी भी धर्म को यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है, हर एक धर्म एक समान है संविधान की दृष्टि से। राइट, कोई भी धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म के मामलों में तटस्थ रहता है। राइट, और सभी नागरिकों के प्रति एक समान व्यवहार करता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में धर्म के लिए देखा जाए तो कोई भी भेदभाव नहीं होता, सभी धर्म भारत के लिए एक समान है। उसके कुछ रीजन भी है कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो कैसे, क्योंकि भारत में राजकीय तटस्थता है। जब कोई भी भारत पे
भारत के अंदर कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सरकार किसी भी धर्म का पक्ष कभी नहीं लेती है। समान आदर, कोई भी धर्म हो, भारत सभी को एक समान आदर सम्मान देती है। धार्मिक स्वतंत्रता, हर एक नागरिक को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानना, उसका पालन करना, उसका प्रचार करना की पूरी स्वतंत्रता है। भेदभाव, धर्म के आधार पर हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है विद्यार्थी मित्रों। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है पूरा। 4, सार्वत्रिक पुख्य का वय मताधिकार अर्थात सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात क्या, जानते हैं? आंसर आपके सामने है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार क्या है, जानते हैं? इस विषय पर हमने आगे विस्तृत चर्चा की है। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, संप्रदाय, संपत्ति, जन्म स्थान, ये सबसे भेदभाव के बिना हर एक व्यक्ति वोट दे सकता है। व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कितना भी आय कमाता हो, संप्रदाय किसी चीज का भी हो, कोई से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, उसके पास संपत्ति कितना है, कहाँ पैदा हुआ है, कहीं भी भारत के अंदर वह मतदान दे सकता है। एक प्रगतिशील तथा महत्वपूर्ण यह कदम है। मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। अर्थात हमें जो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार मिला है, उसी अधिकार के तहत हम जिसे वोट देना चाहते हैं, हम उसी को वोट दे के अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। चुनाव में दिनों दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती जनसंख्या, उनकी जागृति, उनका उत्साह, उनका मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में काफ़ी वृद्धि हो रही है। एक समय ऐसा था मतदान ज़्यादा होता नहीं था, लेकिन अभी मतदान काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि युवाओं में जागृति आ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, मतदान जागृति आ रही है, राइट। और प्रचार प्रसार मतदान का ज़्यादा हो रहा है, यानी पहले की तुलना में अभी वोट लोग ज़्यादा देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं की सक्रियता हो रही है। हर तरह से देखा जाए तो पॉलिटिक्स में अच्छे अच्छे युवा जोड़ रहे हैं। यह लोकतंत्र की परिपक्वता की सफलता की एक निशानी है विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आमुख भारतीय બંધારણનો अर्क छे कारण दो। यानी आमुख यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना या भारतीय संविधान की आत्मा के समान है। इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए ये रहा आंसर हमारा। प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक केंद्रस्थ महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान की शुरुआत हमेशा प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना में दर्शाए गए शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के समान माना जाता है। ठीक है। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत उद्देश्य, आदर्श, सिद्धांत इत्यादि को महत्व दिया गया है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों के साथ भारत में लोक कल्याणी राज्य स्थापित करने, उच्च भावना तथा आदर्शों को सिद्ध करने की इच्छा का स्पष्टीकरण किया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माताओं की मानसिकता का परिचय प्राप्त होता है। प्रस्तावना ही सब कुछ है। किसी भी चीज को जानना है तो प्रस्तावना से ही। संविधान की किताब तो बहुत मोटी है, अगर उसमें क्या जानना है, उसके हेडिंग, उसके इंडेक्स नंबर जानना है, उसके चैप्टर्स के नेम जानना है तो प्रस्तावना से ही मिल जाता है। इस प्रकार प्रस्तावना या संविधान का आत्मा के समान गिना जाता है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, બંધારણ में सुधारनी जोगवाई स्पष्ट करो। तो संविधान संशोधक के बारे में इसमें बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर। संविधान संशोधक उपबंध, इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स को समझना है कि कुछ परिस्थिति में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है। अगर संविधान में सुधार करना है, संसद में मीटिंग होगी और उस मीटिंग में जितने भी लोग भाग लेंगे उसमें से ज़्यादातर लोग एक ही बात पे रखेंगे कि हाँ ये होना चाहिए, तो उस बात पे बहुमति मिलेगी ना, तो सुधार किया जा सकता है। कुछ परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति और उपस्थिति मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, दोनों सदनों के बातों से स्पष्ट होने के बाद सुधार होता है, और कभी कभी ऐसा है 2/3 का मतलब जैसे 3 मेंबर है, 3 मेंबर में से 2 मेंबर ने हाँ बोला किसी चीज पे, तो हो सकता है। संविधान के कुछ भाग सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बहुमति उसी प्रकार उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों में, वही जो भी हो, 2/3 बहुमत के साथ
आधे से अधिक राज्यों में विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन बी होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।